हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और इसमें हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे MCQs ऑफ द चैप्टर फोर्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 31 है स्टोन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ शोइंग यूनिफॉर्म स्पीड इज अंडर। एक स्टोन है जो कि सर्कुलर पाथ पे आप रस्सी से बांध देते हैं पत्थर को और घुमा रहे हैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो वो किस पोजीशन पे है? फर्स्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है वो, या डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, या दोनों ही ठीक हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, या नन ऑफ दीज। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि वो मूव कर रहा है और आपने पढ़ा हुआ है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, बहुत सारे क्वेश्चन सीख लिए कि कांस्टेंट स्पीड से बॉडी घूमती है। तो इसका मतलब इसमें आंसर होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन 31 का आंसर आ गया। और अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसमें देखिए क्या है, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से और डायनेमिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ बॉडी अंडर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शोज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जैसा कि हम जानते हैं, बिकॉज इसका रीजन क्या है? तो देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट, it shows uniform velocity. Second, it shows uniform speed. Third, tension in the string, जो कि स्ट्रिंग है ना जिससे उसे घुमा रहे हैं, उसकी टेंशन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्थ है सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड होती है और टेंशन इन स्ट्रिंग से सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये दोनों मिला के ये आंसर, या ऑल आर करेक्ट। क्या लगता है आपको? देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था इससे पिछले क्वेश्चन में और उससे पहले भी पिछले वीडियो में कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमेशा स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी तो बदलती रहती है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। मींस ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऑल आर करेक्ट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ वन। मींस सेकेंड और थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट। आई थिंक आंसर क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट इज ए कंडीशन ऑफ। सैटेलाइट घूमता है ना प्लैनेट के चारों ओर, कैसा मोशन होगा वो भी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो उसकी कंडीशन क्या है? इट इज एन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सेकंड, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड कपल की कंडीशन है ये। थर्ड, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और नन ऑफ दीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक लगता है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से वो सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं। तो स्टैटिक तो हो ही नहीं सकता, और मोमेंट ऑफ फोर्स और कपल का रिलेशन यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है। क्लियर? आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 34। ये मीटर स्केल यानी कि मीटर रूल जो कि 100 सेंटीमीटर का स्केल होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, इफ इन अ मीटर रूल सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, द रिजल्टेंट मोमेंट विल बी। इन ऑप्शंस को डिस्कस करने के पहले एक लॉजिक को समझा दें आपको और मीटर स्केल के बारे में कॉन्सेप्ट दे दें। ये देखिए मीटर स्केल है, तो ये 0 है, ये 100 सेंटीमीटर है। आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हैं फोर्स के तो उससे भी समझा होगा। और इस मीटर स्केल पे ये 50 सेंटीमीटर का पॉइंट है। इस 50 सेंटीमीटर के पॉइंट से क्या जाता है? वेट ऑफ द मीटर स्केल, वेट ऑफ मीटर स्केल। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि या तो देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है। अगर इसके टिल्ट को देखें तो देखिए, अगर ये इधर को घूम रहा है तो एंटी क्लॉक जा रहा है, और इस डायरेक्शन पे अगर आ रहा है तो क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है इधर को होने वाली टर्निंग, ये यानी क्लॉकवाइज टर्निंग इज ग्रेटर, यानी ग्रेटर मोमेंट ऑफ फोर्स है इधर से एंटी क्लॉक के रिलेशन में। तो फाइनली रिजल्टेंट मोमेंट किधर को होगा? अब देखिए, अगर ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है तो रिजल्टेंट मोमेंट तो इधर को ही जाएगा। ठीक, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो आंसर चेक करिए, देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए पार्ट 1, एंटी क्लॉकवाइज एंड मीटर रूल विल टिल्ट टुवर्ड द राइट। तो भाई जब क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है तो एंटी क्लॉक तो जा ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो ओवर रूल हो गया। सेकंड देखिए, क्लॉकवाइज लग रहा है ना ये ठीक होगा। क्लॉकवाइज एंड मीटर रूल विल टिल्ट टुवर्ड द राइट।
क्लॉकवाइज, चलिए क्लॉकवाइज जा रहा है, एंड मीटर रूल विल टिल्ट टुवर्ड द राइट, ना ये तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर। थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज एंड मीटर रूल विल टिल्ट टुवर्ड द लेफ्ट, तो एंटी क्लॉक तो ये है, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो तय करिए। आमतौर से स्टूडेंट क्या करते हैं, इनमें से कुछ पढ़ा, जो मर्जी आए वो लगा दिया, या कंफ्यूज हो गए। क्लॉकवाइज समझ में आया लेकिन राइट और लेफ्ट नहीं देखा, देखिए तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आंसर इसका करेक्ट क्या है? करेक्ट आंसर है क्लॉकवाइज जा रहा है और टुवर्ड्स लेफ्ट, क्लॉकवाइज टुवर्ड्स लेफ्ट। लेकिन क्या वो आंसर यहाँ दिया हुआ है? आई थिंक नहीं दिया हुआ है। क्लॉकवाइज तो केवल दिया, उसमें राइट लिखा है, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, ये आंसर होगा इसका। क्लियर? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी की बेसिस पे अब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए इसमें क्या है, द डिवाइस डेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। उसके जितने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, उनका सम हमेशा इक्वल होना चाहिए, और उसी कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है। तो ऑप्शंस हैं, वो डिवाइस का नाम है स्प्रिंग बैलेंस, सेकंड बीम बैलेंस, बोथ स्प्रिंग बैलेंस एंड बीम बैलेंस, एंड नन ऑफ दीज। ये तो सिंपल आंसर है, बीम बैलेंस आंसर होगा इसका। एंड बीम बैलेंस मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, ये मीटर स्केल से रिलेटेड है। फॉर अ गिवन मीटर स्केल, देखिए ये मीटर स्केल बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो 4 आंसर दिए हैं, जरा पहले मीटर स्केल को देख लीजिए। देखिए ये फलक्रम है या फिक्स पॉइंट है, पाइवट है, यहाँ एक वेट W1 लटका है और फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस L1 है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आप समझ सकते हैं इधर का मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, W1 एंड L1। इधर की तरफ वेट W2 है और ये लेंथ L2 है, तो इधर का मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, L2 इंटू W2। अब ऑप्शंस को देखें तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, फर्स्ट है W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2। सेकेंड ऑप्शन है W1 इंटू L2, W1 इंटू L2 इज इक्वल टू W2 इंटू L1। थर्ड W1 अपॉन L2 इज इक्वल टू W2 अपॉन L1। और फोर्थ है फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट और है नन ऑफ दीज। आपको क्या लगता है कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए? आंसर तो एक ही करेक्ट है, W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2। तो क्या ये आंसर करेक्ट है? यस ये तो है, लेकिन जरा इसको भी देखिए, W1 अपॉन L2 इज इक्वल टू W2 अपॉन L1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फिर यही बन जाता है। इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है? फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लियर? तो इसमें देखिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किधर को होगा, इधर की डायरेक्शन में होगा, और क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट अबाउट विच algebraic sum of moment of weight of all the particle is नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो और न्यूट्रल। अब इस आंसर के लिए आपको डेफिनीशन याद होनी चाहिए, एट द सेम टाइम डेफिनीशन के साथ साथ उसकी नॉलेज होनी चाहिए। होता क्या है कि कोई भी बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सभी पार्टिकल एक पूरी बॉडी में ऐसा कॉमन पॉइंट होता है जिसके रेफरेंस में होते हैं, और सभी पार्टिकल्स इस पॉइंट, सपोज हमने मान लिया ये वो पॉइंट है, इसके रेफरेंस में मोमेंट ऑफ वेट या मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट करते हैं। और अगर सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ फोर्स इस पॉइंट पर ज़ीरो है, तभी तो हम उस पॉइंट को ले रहे हैं, उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और यही वो पॉइंट होता है जहां से एंटायर वेट ऑफ द बॉडी
एक्ट करता है डाउनवर्ड, यानी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कैपिटल जी से सिंबलाइज करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है, यानी हमने ये जो पॉइंट माना वो कौन सा पॉइंट था, जहां पे एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इज जीरो। तो पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, न्यूट्रल नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा, जीरो। तो आंसर टिक कर लीजिए, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, अ पॉइंट ऑन द बॉडी एट विच एंटायर वेट इज कंसीडर्ड टू एक्ट इज, यानी कहाँ पे सारा वेट एक्ट करता है। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, तो सेंटर ऑफ मोमेंट, सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बैलेंस। बहुत सिंपल आंसर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो टिक कर लीजिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक इन दो क्वेश्चन को करते करते सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लॉजिक आपका क्लियर हो गया होगा, डेफिनीशन अच्छे से याद होगी, समझ आई होगी, तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 39। क्वेश्चन नंबर 39 भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होने वाला है। आप कह सकते हैं कि सर हमको कंफ्यूजन है कि सही आंसर क्या होगा, तो देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी किस बात पे डिपेंड कर रही है, ये देखना है। और ऑफ गिवन मास, एम्फेटिकली इसको देखिए, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी ऑफ ए गिवन मास डिपेंड्स ऑन इट्स वॉल्यूम, इट्स मास, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड शेप, फोर्थ बोथ सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। आपको क्या लगता है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मास पे डिपेंड करती है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड शेप पे डिपेंड करती है। अब जब दोनों पे डिपेंड करती है तो ये भी तो हो सकता है कि दोनों पे डिपेंड कर रही है तो मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड शेप पे डिपेंड करे। ये भी सच है कि भारी बॉडी होगी तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगी, हल्की बॉडी होगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर को होगी, इसका मतलब मास पे तो डिपेंड कर रही है। तो मास बढ़ेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ेगी, मास कम होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, ऑफ द गिवन मास, मतलब मास तो फिक्स हो गया ना, तो अगर मास फिक्स हो गया तो वॉल्यूम तो है ही नहीं, ये तो होता ही नहीं है। मास पे फैक्टर, जब हम खुद ही कह रहे हैं कि मास गिवन है, गिवन मास है, अगर 40 kg मास है तो बस उतना ही है, उसे चेंज नहीं कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मास पे नहीं आ रही है, बल्कि इस बात पे डिपेंड कर रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या है और उसका शेप या साइज क्या है। तो आंसर को ध्यान से देखिएगा, मास से कंफ्यूज मत होइएगा, ना थर्ड आंसर सेकंड आंसर होगा ना फोर्थ आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन ऑफ द गिवन बॉडी ऑफ द गिवन मास डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड शेप। तो अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, a straight wire is bent in circular form, then its center of gravity, part 1, will not change. Second, it will change from center of the circle to the middle of its length. Third, it will change from middle of the length to the center of circle. It will come outside the body is the fourth option. And fifth, both third and fourth are correct option. तय करना है इसको सॉल्व करने के पहले जरा समझ लीजिए, आपके सामने ये वायर है, स्ट्रेट वायर है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है बच्चों मालूम है? इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल पे होती है, मिड ऑफ द वायर पे होती है। और जब हम इसको घुमा देते हैं और सर्कुलर बना देते हैं तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जियोमेट्रिक सेंटर पे आ जाती है, राइट। एट द सेम टाइम ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर इनसाइड द बॉडी थी स्ट्रेट वायर में, और ये अब आउटसाइड द बॉडी होती है। लेकिन अगर ये डिस्क होती, सपोज ये डिस्क होती, कंप्लीट पूरा सॉलिड डिस्क होती, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जियोमेट्रिक सेंटर पे होती, लेकिन ये इनसाइड द बॉडी होती। लेकिन रिंग के केस में आउटसाइड द बॉडी होती है। तो बच्चों तय करिए कौन सा ऑप्शन है। आई थिंक ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ना थर्ड और फोर्थ दोनों ठीक हैं। तो आपके सामने ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा फिफ्थ ऑप्शन।
तो बच्चों इस वीडियो तक में आपने 40 क्वेश्चंस को तैयार कर लिया। अब आप देखिए यहाँ तक सीखते सीखते आपका चैप्टर तैयार होने लगा होगा। अभी बहुत क्वेश्चन बाकी हैं, अभी तो थ्योरी के ही बहुत क्वेश्चंस हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसी चैप्टर पे मिलने हैं, तो आप समझ सकते हैं इसी तरह से सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी होती रहेगी। तो इस क्वेश्चन तक तैयार करिए और अगले दिन के लिए वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।